हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। वेलकम टू वेदांतिक यूट्यूब चैनल। बच्चों, जी मेंस काफ़ी नज़दीक आ चुका है। 22 जनवरी से आपका जी मेंस स्टार्ट है। ठीक है, तो बेसिकली अभी तक आप लोगों की अच्छी खासी कंसेप्ट वाली रिवीजन हो चुकी होगी। ठीक है, आपने क्लास 11th के सारे कंसेप्ट जितने चैप्टर्स होते होंगे बहुत बच्चों ने कर लिए होंगे। ठीक है, कुछ बच्चों के रहते हैं तो कोई बात नहीं, टाइम है अभी थोड़ा सा। ठीक है, जिनके हो चुके हैं वो मॉक टेस्ट पेपर लगाना स्टार्ट कर दें, ज़्यादा बेहतर आपके लिए ही होगा। ठीक है, मॉक टेस्ट पेपर से बेसिकली होता क्या है। ठीक है, अब 3 घंटे का टाइमर लगाओ। ठीक है, एक मॉक टेस्ट पेपर उठाओ। ठीक है, एक दिन में चलो एक, कम से कम एक तो करना ही है। ठीक है, मेनली आपको 2 करने हैं। ठीक है, लेकिन अगर नहीं हो पा रहा टाइम के साथ, ठीक है, तो एक मॉक टेस्ट पेपर आपको जरूर करना है। ठीक है, तो उसमें क्या होता क्या है मेरे प्यारे बच्चों, जब आप मॉक टेस्ट पेपर लगाओगे, क्वेश्चन सॉल्व करोगे, तो आपको पता चलेगा कि मैं किस तरीके से किस टाइम लिमिट पर। ठीक है, एक तो टाइम मैनेजमेंट आपको पता चल जाएगा अपना कि मैं एक क्वेश्चन में कितना टाइम लगा रहा हूँ, चाहे वो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है, चाहे वो थोड़ा क्वेश्चन काफी अच्छा है, मेरे को कितना मिनिमम टाइम लग रहा है। कभी कभी बात आती है टाइम मैनेजमेंट की यार। ठीक है, कि कभी कुछ बच्चों का तैयारी तो काफी अच्छी होती है, लेकिन टाइम मैनेजमेंट यहाँ पर छूट जाता है। कैसे कि मान लो आप 3 घंटे आपको दिए हैं और 75 क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, अब इसमें से भी पूरे 75 अटेम्प्ट करने की कोशिश मत करो। मैं पहले भी कह चुका हूँ, ठीक है, कि 75 करने की जरूरत थोड़ी है, 75 करने हैं आपको। कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन जो काफी आसान हो। ठीक है, एक तो आसान देख लो कि काफी आसान है, और एक वो क्वेश्चन देखो जिनके कंसेप्ट आपने पढ़े रखे हैं। ठीक है, ज्यादा आसान, उस पर चांसेस आपके बढ़ जाएंगे कि ये क्वेश्चंस का जो आंसर आपने निकाला वो ज्यादा सही होगा। चांसेस बढ़ जाएंगे जो चीजें आपने करी होगी। जो चीजें आपने खाली ऊपर ऊपर से देखी है, कैसे सेमीकंडक्टर आपने उसके 2-3 पॉइंट सीख लेते हैं बिल्कुल अच्छे से ऊपर ऊपर से, मतलब लास्ट टाइम पर। ठीक है, अच्छे से डिटेल से नहीं देखा लास्ट टाइम पर, तो उन क्वेश्चंस को कम प्रीफर करना पहले। ठीक है, लेकिन होता क्या है यार, जब तुम लोग जी मेंस का पेपर देने जाओगे ना, तो जिस बच्चे की तैयारी काफी अच्छी थी, ठीक है, लेकिन उसके मार्क्स उतने अच्छे नहीं आ पाए, और जिस बच्चे ने मतलब 50, 60, 60% मान लो सिलेबस कंप्लीट किया था, जी मेंस का 60% सिलेबस कंप्लीट किया था, उसने उससे ज्यादा स्कोर कर लिया, और जिसने 80-85% सिलेबस कंप्लीट किया तो उसके मार्क्स नहीं आ पाए। ऐसा रीजन क्या होता है बेसिकली, ये होता है डर के कारण बच्चों। जब आप जी मेंस देने जाओगे, ठीक है, एक तो सुबह जाना होता है, सुबह 2 शिफ्ट होती है ना, सुबह की और एक दोपहर की। तो सुबह जैसे ही आप जाते हो, ठीक है, सेंटर से निकले हो, अंदर जाते हो, लाइन वगैरह लगी, भीड़ भाड़, फॉर्म वगैरह सब अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म वगैरह सब दे दिया। ठीक है, इस तरीके से एडमिट कार्ड वगैरह, और आप बैठ जाते हो कंप्यूटर के सामने। ठीक है, इस तरीके से अब आपके मन पे डर लगता है, 5-10 मिनट तक आप सोचते रहते हो, थोड़े नर्वस भी रहते हो। कुछ लोग नर्वस ऐसे रहते हैं, तो नर्वस बिल्कुल भी नहीं होना। ठीक है, नई चीज नहीं है यार ये। ठीक है, कुछ लोग नर्वस इसलिए होते हैं, ज्यादा डरे हुए लगते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि यही पेपर मेरा फ्यूचर डिसाइड कर देगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, ये जी मेंस से थोड़ी है जो आपका फ्यूचर डिसाइड कर देगा। फ्यूचर तो बहुत लंबा है यार, लाइफ तो बहुत लंबी है, आगे बहुत सारी चीजें करने लायक। ठीक है, मैं अपना इस पर 100% दूंगा। अगर नहीं आता रिजल्ट, कोई बात नहीं, मूव ऑन करूंगा, आगे बढ़ूंगा। ठीक है, अगर मन कहता है कि एक बार और इसको चांस देना चाहिए, एक बार जी मेंस को और चांस दे दो, एक बार इस एग्जाम को और चांस दे दो, तो दो एक चांस और। ठीक है, अरे यार जो आपकी सोसाइटी वगैरह ना आपको बहुत ताना देंगे। ठीक है, तो सब सुनो, सबकी करो अपनी। ठीक है, तो होता क्या है कि जब आप बैठोगे ना, आपको डर लगेगा कि अगर पहला क्वेश्चन आया और मैंने पहला ही क्वेश्चन मुझे नहीं आता, तो इस तरीके से डर आ जाता है कि भाई पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर आया, ठीक है, कंप्यूटर स्क्रीन पर, और आपको पहला ही क्वेश्चन नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, पहला नहीं आ रहा, पहला शायद मुश्किल होगा, पहला आपको नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, तो दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, बहुत सारे क्वेश्चन है यार, 75 क्वेश्चन पड़े हुए हैं, कुछ तो आता भी होगा आपको। ठीक है, तो डरना बिल्कुल नहीं है, एकदम रिलैक्स रहना है। ठीक है, और मैं ज्यादातर देखता हूँ कि जब एग्जाम्स के टाइम होता है, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे जी मेंस, चाहे कोई सा भी एग्जाम्स हो, बच्चे सुबह भी अपने चिट्स लेके रिवाइज करने, रिवीजन लगाने स्टार्ट करते हैं कि पढ़ते रहते कि ठीक है भाई, जिनको अच्छा लगता है वो पढ़ो।
ठीक है, वो पढ़ सकते हैं, उनका कोई गलत बात है नहीं कि सुबह उठे और एक बार देख लिया, रिवाइज कर लिया सारी चीजें, कोई बिल्कुल नहीं है, ठीक है। लेकिन सेंटर में पहुंच के आप उस चीजों को देखोगे तो इस चीज पर ना जो आपने पढ़ा होगा पहले से वो स्किप होना स्टार्ट हो जाता है। जल्दबाजी के चक्कर में आप जल्दबाजी पढ़ते हो कि हाँ एक बार देख लेता हूँ पेपर में कैसे क्या क्या फॉर्मूले थे, वो सुबह कर लो आप 5 से 6, 1 घंटे बहुत है, ऊपर से नीचे देख लो, ठीक है। उसके एक दिन पहले आपने बिल्कुल अच्छे से सारी चीजें कर रखी है, ठीक है। बार बार करने की जरूरत नहीं होती, आपका माइंड इतना कमजोर नहीं होता कि एक दिन जो पीछे किया है वो भूल जाएगा अगले दिन, ठीक है। तो इन चीजों को ध्यान में रखो, डरना बिल्कुल नहीं है, एकदम रिलैक्स होके कूल होके जाना है, ठीक है। कि जी मेन से कोई बात नहीं, अगर मैं यहाँ पर कुछ गलतियां करता हूँ तो मैं नेक्स्ट अटेम्प्ट कब होगा, अप्रैल पर, ठीक है। तो उस अटेम्प्ट पर मुझे वो गलतियों पर ध्यान देना है जो गलतियां मैंने जनवरी में वाले अटेम्प्ट पर की थी, बस। तो ठीक है, ये सारी जो गलतियां है ना, ये आप मॉक टेस्ट पेपर से भी सीख सकते हो, ठीक है। डेली क्या आप पर डे 1 या 2 मॉक टेस्ट पेपर लगाओ। मॉक टेस्ट पेपर आपने लगाया, ठीक है, अब उसको खुद ही चेक करो, तब आप अपनी ही गलती पहचान पाओगे, ठीक है। क्या होता है कि जब आप अपनी भी चीज को चेक करते हो ना, तो आपसे बेहतर वो गलती और कोई नहीं पहचान सकता, कि आपको समझ में आएगा कि मैंने गलती कहाँ पर की थी, मैं गलती कहाँ पर कर रहा हूँ, मैं फॉर्मूला ठीक लगा रहा हूँ लेकिन मैं कैलकुलेशन पार्ट वाले पर गलती कर जा रहा हूँ। वो चीज आपको कम करनी है, लिख लो उसको अलग से कि मैं फॉर्मूला तो ठीक लगा रहा हूँ भाई, लेकिन क्या कर कभी मैं कैलकुलेशन में जल्दबाजी के चक्कर में गलत कर रहा हूँ। मैं इजी क्वेश्चन अच्छे से अटेम्प्ट कर रहा हूँ, बिल्कुल करेक्ट अटेम्प्ट कर रहा हूँ। अगर आप कर रहे हो, ठीक है, तो बिल्कुल अच्छे से, प्लस पॉइंट है आपका कि आप इजी क्वेश्चन आराम से अटेम्प्ट कर रहे हो और करेक्ट अटेम्प्ट कर रहे हो। आप जो क्वेश्चन पे डबल या ट्रिपल कॉन्सेप्ट लग रहा है, 2 या 3 से ज्यादा कॉन्सेप्ट लग रहा है, उन क्वेश्चन में क्या हो रहा है आपसे, टाइम ज्यादा ले रहा हूँ, क्वेश्चन का आंसर तक मैं पहुंचता हूं लेकिन आंसर निकल नहीं पाता। ये सारी चीजें आप मॉक टेस्ट पेपर से एनालाइज करोगे, ठीक है। बहुत अच्छी चीज होती है यार एनालाइज, किसी चीज को आप देख रहे हो, आपने किया, ठीक है। और क्या होता है ना, कभी कभी आपने जरूरी नहीं आपको कॉपी और करके दिखाना है हर चीज, क्वेश्चन को करके, ठीक है। आप कुछ क्वेश्चन कर रहे हो, उसका सॉल्यूशन देख रहे हो कि किस तरीके से हो रहा है, ठीक है। अब सॉल्यूशन में ध्यान देना है भाई, कंसेप्ट तो रिपीट करता है भाई, क्वेश्चन भी रिपीट करेंगे, कभी कभी चांसेस होते हैं क्वेश्चन रिपीट कर जाए लेकिन कंसेप्ट रिपीट करता है, ठीक है। तो आपको वही कंसेप्ट ध्यान से देखने हैं। ये एंगुलर मोमेंटम लगा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अगर लगी है तो कैसे लगी है, कैसे लगाई है इस क्वेश्चन में। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता, आप उसका सॉल्यूशन देखो, सॉल्यूशन देखने में कोई बुराई नहीं है, ठीक है। आपको पहले क्वेश्चन देखा, आपको क्वेश्चन नहीं आया, कोई बात नहीं, सॉल्यूशन देखो। सॉल्यूशन देखने का मतलब नहीं है कि खाली देखना है, नहीं, उस सॉल्यूशन में उस क्वेश्चन का आंसर कैसे निकाला है वो चीज देखनी है, वो चीज इंपॉर्टेंट है। अगर आप समझ पाए कि इस क्वेश्चन पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगी है, लगानी थी, ठीक है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का एक ही फॉर्मूला था, एक ही चीज होती है कि इनिशियल एनर्जी इक्वल्स टू फाइनल एनर्जी, ठीक है। लेकिन आप लगा नहीं पाए कि किस तरीके से ये लगेगी, वो आप लगा नहीं पाए, ठीक है। तो यही चीज तो सीखनी है, देखो फिजिक्स में यही चीजें सीखनी है। बेसिक मैथ्स आप स्ट्रॉन्ग करो। तब मैथ्स से याद आया, देखो मेरी भी मैथ बहुत वीक थी बच्चों, मजाक नहीं करूँ, ठीक है। मेरे स्कूल के टाइम पर मैं क्या करता था कि सब 6th 7th और 8th क्लास में था, तो मैं मैथ को ना रट देता था, ठीक है। 6th 7th और 8th क्लास में मैथ को याद कर लेता था, ठीक है, क्योंकि 6th 7th 8th पर सेम ही क्वेश्चन आते हैं, जो बुक के होते हैं वही दे देते हैं, ठीक है। तो 6th 7th 8th पर तो मैं याद कर लेता था मैथ को, ठीक है। अब जैसे ही मैं 9th पर गया, पेपर बाहर से बन के आया, ठीक है। और मेरा जो फर्स्ट टर्म वाला मिड टर्म कहते हैं उसको, हाँ, एग्जाम हुआ था, आप यकीन नहीं करोगे मेरा स्कोर बहुत खराब था मैथ में, सबसे कम मेरे मार्क्स थे। अब बताओ मेरे स्कोर कितने थे, 80 आउट ऑफ 39 मेरे आए थे मैथ्स में, ठीक है। और मेरे साथ हुआ क्या था, देखो ध्यान से देखो इस चीज को। मैं मैथ्स का पेपर कर रहा, ठीक है, आराम से 3 घंटे का पेपर होता है, मैं कर रहा था उसको, मैंने करा, और मैं जो क्वेश्चन याद करके गया था वो क्वेश्चन आए नहीं। पहले ये गलती हो गई, जो मैं क्वेश्चन याद करके गया था, देखो मेरे कॉमन सेंस को मैं याद करके गया रहा हूँ क्वेश्चन मैथ में, याद करके, वाह क्या बात है, मैं याद करके गया, ठीक है। मैं याद करके गया क्वेश्चन बिल्कुल, और क्वेश्चन आए नहीं, ठीक है। टाइम बीतता गया, क्वेश्चन बन नहीं रहे मेरे से, ठीक है, क्योंकि
याद किए हुए थे। अब देखो जो याद किया तो वही मैं लिखता, ठीक है। वैसे वाले नए क्वेश्चन सारे नए थे मेरे लिए, क्वेश्चन बनने रहे थे, ठीक है। टाइम बीतता गया, टाइम बीतता गया, मेरे कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन छूट गए, टाइम खत्म। मैं मेरे रोने मतलब थोड़ा रोना वाला सीन हो गया, क्रिएट हो गया था, क्योंकि मेरे को पता है कि मैं पास भी होऊंगा या फेल हो जाऊंगा। मेरे को कुछ नहीं पता था कि मैंने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, मेरे को ये पता था कि मेरा आधा से ज्यादा पेपर खाली है, ठीक है। टाइम भी खत्म हो गया, मैं 3 घंटे कैसे खत्म हो गए इतनी जल्दी। टाइम मैनेजमेंट बनानी मेरे से। मेरे मार्क्स आए थे 80 आउट ऑफ 39। उस दिन पता नहीं क्या फील हुआ मेरे को, ठीक है। उस दिन से पता नहीं क्या फील हुआ, कैसा मुझे लगा। मम्मी ने भी, मतलब मम्मी को लगता, देखो 6, 7, 8 तक मेरे मार्क्स काफी अच्छे आते थे, मैथ में, साइंस में, सारे में ओवरऑल अच्छे मार्क्स आते थे, ठीक है। तो मम्मी ने कभी टोका नहीं था कि इस तरीके से, ठीक है। लेकिन जब पहली बार मेरे कम मार्क्स आए, मैं अंदर से भी दुखी था। एक होता है कि अंदर से भी अपने आप को दुख होता है, और एक होता है कि कोई बात नहीं, आ गए तो चलो अगले बार में देख, नहीं, अंदर से भी दुखी था यार, मेरे इतने कम मार्क्स आ गए। सबके जो एवरेज बच्चे थे, जो मेरे से एवरेज थे, मेरे से थोड़े नीचे लेवल के थे, उनके भी अच्छे मार्क्स, मतलब अच्छे आए, उन्हें 50-55 तक थे, मेरे बहुत कम आए थे। मैं बहुत उदास हुआ था, ठीक है, लिटरली कह रहा हूँ। पर उस दिन के बाद से पता नहीं क्या चमत्कार, वो चमत्कार नहीं कह सकते मेरी, पर मैंने सीखा। देखो उस चीज से, जो 39 मेरे 80 आउट ऑफ 39 मैथ्स में आए थे, उस चीज से मैंने सीखा, मैथ को मैंने समझा कि क्या चीज है, ठीक है, इस तरीके समझा। उस दिन से लेके क्लास 12 तक मेरे मैथ में 80 में से 70 के नीचे कभी आए नहीं, उस दिन से, ठीक है। मिड टर्म, अब देखो 9th पर, मिड टर्म पर, फर्स्ट वाले पर मेरे आए थे 80 और मैं 39। उस चीज से मैंने ओवरकम किया, ठीक है। मैथ्स को मैंने समझा, रटना बंद कर दिया। मैथ को मैंने समझा कैसे, कुछ चीज, अब देखो कोई क्वेश्चन था मैथ का, ठीक है, चाहे आर डी शर्मा पर हो, चाहे किसी बुक पर हो, उस क्वेश्चन को पढ़ा, क्वेश्चन में क्या कहा है, मैथ्स के बेसिक देखे मैंने, ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूले देख लिए, मान लो, चलो ठीक है। अब उस चीज का मैंने सॉल्यूशन देख लिया कि कैसे इस चीज को कर रखा है और मैंने किस तरीके से कर रखा है, ठीक है। ये सारी चीज मैंने समझी, और तब मेरे को समझ में आया कि मैथ्स तो बहुत अच्छा सब्जेक्ट है यार। मैंने 6, 7, 8 पर गलती कर दी इसको याद करके, ठीक है। और ये चीज जो मैं समझ गया, मैथ का एल्गोरिथम मैं समझ गया कि मैथ को कैसे सॉल्व किया जाता है। बेसिक करो, ठीक है, बेसिक फॉर्मूला आपने देख लिया, क्या कंसेप्ट है, ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूले लग कैसे रहे हैं। मैथ्स क्या करता है, आपके ना सोच बढ़ा देता है, थिंकिंग, ये थिंकिंग स्किल आपको इंक्रीज कर देता है, किस तरीके से आप सोच पा रहे हो, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या तरीका आप सोच पा रहे हो। जनरल थोड़ी होता है कि ये साइन टू थीटा फॉर्मूला ये लिख दो, नहीं, उसमें अलग चीज से मॉडिफाई करके आपको एक क्वेश्चन दे दिया, उस क्वेश्चन को पहले तोड़ेंगे, फिर साइन टू थीटा में कन्वर्ट करेंगे, देन फॉर्मूला लगाएंगे। इस तरीके से थिंकिंग स्किल आपकी मैथ्स इंक्रीज कर देता है, ठीक है। और ध्यान रखो मेरी बात, तब से मेरे 12th तक हो गया आज तक, ठीक है, मैथ्स में कभी भी 70 से नीचे नहीं आए मेरे, 80 आउट ऑफ 70 से नीचे कभी नहीं आए। मेरे दोस्त परेशान हो गए कि मेरे दोस्त बोल रहे भाई यार ये कौन सा चमत्कार, क्या चीज कर दी तूने यार, हमें भी बता दे यार प्लीज यार, क्या चीज कर दी। यहाँ तक कि जो मतलब इंप्रूवमेंट होता है ना एक तरीके से, तो मेरी मैथ की टीचर थी, मिड टर्म पर देखना चाहती थी कि किसका इंप्रूवमेंट हुआ, तो सबका 5-10 मार्क्स का इंप्रूवमेंट हुआ था। मैं 39 से सीधा 74 में पहुंच गया। भाई इतना लंबा इंप्रूवमेंट कैसे हो गया, थोड़ा हक्का बक्का रह गई। तो यही आती है भाई, फील आती है जब आप ना दूसरे को चकित कर देते हो, ठीक है, कि हाँ भाई इसने ऐसा कैसे कर दिया, तभी मजा आता भाई। स्टैंड किया, थोड़ी शाबाशी वाबाशी दी, तालियां वालियां बजवाई, ठीक है, अच्छा लगा भाई, ठीक है, इस तरीके से। तो ये इंप्रूवमेंट था, 39 से सीधा उस बच्चे ने 39 से सीधा 74 में जंप कर दिया, कमाल है भाई, ठीक है। तो मैं यही कह रहा हूं, अभी भी शुरुआत हुई है, जस्ट अ बिगिनिंग, ठीक है। आप चीजों को समझो, ठीक है, चीजों को समझो, फिजिक्स समझो, मैथ समझो अच्छे से, चीजें जो चीज समझ में आ रही है, ठीक है, विजुअलाइज कर सकते हो, करो, थिंकिंग स्किल इंक्रीज करो, ठीक है। मैथ जितने तरीके से, जितनी ज्यादा मैथ सॉल्व करोगे, यकीन मानो यार आपकी फिजिक्स में न्यूमेरिकल पार्ट में कभी भी गलती नहीं होगी। फिजिक्स क्या है, क्या फिजिक्स कंसेप्ट है, बस कंसेप्ट हर सब्जेक्ट के पास होता है, कंसेप्ट आपको समझ में आ गया, बाकी आप क्या करते हो, सॉल्व करना है न्यूमेरिकल वैल्यूज। थिंकिंग स्किल, आप अपनी थिंकिंग स्किल भी इंक्रीज कर सकते हो अगर आपकी मैथ में काफी अच्छी है, ठीक है बच्चों। तो बच्चों इस चैनल पर हमने 10 days 100 क्वेश्चन सीरीज लॉन्च करी थी,
ठीक है, तो आज उस सीरीज का डे 9 है। 80 क्वेश्चंस ऑलमोस्ट हो चुके हैं। 80 डिफरेंट क्वेश्चंस, सारे अलग क्वेश्चन थे, सारे रैंडम क्वेश्चन उठाए हुए थे हर टॉपिक से, चाहे वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म हो, ठीक है, चाहे वो हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स हो, चाहे वेव हो, चाहे ऑसिलेशन हो, चाहे सेमीकंडक्टर हो, चाहे मॉडर्न फिजिक्स हो, हर कंसेप्ट से मैंने क्वेश्चन उठाए थे और यहाँ रखे थे। मैंने PYQs भी रखे थे यहाँ पर 2024 के करंट वाले, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन जो कि आपने देखे थे कितनी बार आए हैं, ठीक है, शिफ्ट फर्स्ट पर 5 और 6 7 8 क्वेश्चन तो मैंने देखे थे शिफ्ट फर्स्ट पर, काफी डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन थे, फॉर्मूला लगाओ आंसर पाओ। पर इसमें दिक्कत क्या थी? क्या वो फॉर्मूला आपको याद था? ये दिक्कत थी। क्या वो फॉर्मूला आपको पता था? ये दिक्कत थी। और हल्का सा भी अगर आपने फॉर्मूला मिस कर दिया था, वो नहीं हो पाता, क्वेश्चन नहीं हो पाता, ठीक है। तो जिन क्वेश्चन से डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड पूछे जा रहे हैं ना, उन पे खाली आप फॉर्मूला याद करो यार, ठीक है। फॉर्मूला जैसे मॉडर्न फिजिक्स हो गई, हाई वेटेज होती है मॉडर्न फिजिक्स की, ठीक है, और ज्यादा चांसेस होते हैं कि डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछेंगे। फॉर्मूला लिखो, वैल्यू डालो, आंसर पाओ, ठीक है। तो डे 9 सीरीज थी। आज हम डिफरेंट टाइप्स के और क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है, और कल आपकी डे 10 सीरीज होगी। ऑलमोस्ट ये सीरीज पूरी खत्म हो जाएगी। 100 क्वेश्चन नहीं, 100 डिफरेंट क्वेश्चन आपने सारे देख लिए। इजी क्वेश्चंस भी पूछ रहे हैं, मीडियम भी आए हैं, और थोड़े अच्छे क्वेश्चन से पूछ रहे हैं। 3-4 सब कंसेप्ट एक साथ भी लगा रहे हैं क्वेश्चन में, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड भी। और क्या देखने को मिला कि न्यूमेरिकल वैल्यू आंसर टाइप क्वेश्चन थोड़े आसान आ रहे हैं। आसान का मतलब आसान से नहीं, मीडियम कह सकते हैं। फॉर्मूला लगाओ, थोड़ी सी कैलकुलेशन करो, आंसर आ गया, ठीक है। तो न्यूमेरिकल वैल्यू आंसर टाइप क्वेश्चन पर भी ध्यान देना है। तो चलो इस सीरीज को आज के लेक्चर को करते हैं स्टार्ट, ठीक है। चलो पहला क्वेश्चन पढ़ो आराम से। ए कॉइल ऑफ इंडक्टेंस 1 हेनरी एंड रेजिस्टेंस 100 ओम। अच्छा, एक कॉइल है जिसकी इंडक्टेंस आपको दे रखी है 1 हेनरी, ठीक है। रेजिस्टेंस आपको दे रखा है कितना मेरे प्यारे बच्चों? 100 ओम। अच्छा, ठीक है। इस कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ 6 वोल्ट। एक बैटरी से कनेक्ट किया है जिसकी वोल्टेज दे रखी है 6 वोल्ट। ध्यान दो, दो चीजें हैं इसमें, एक है इंडक्टेंस और एक है रेजिस्टेंस, ठीक है। और बैटरी कैसी है? डीसी, 6 वोल्ट डीसी, ठीक है। इसका मतलब ये क्या है? ये है LR सर्किट। LR सर्किट कैसा मेरे प्यारे बच्चों? LR डीसी सर्किट, डीसी सर्किट, ठीक है। अब आपसे क्या पूछ रहा है? देखो, दो चीज आपसे पूछ रहा है। ऑप्शन में भी, आंसर में दो चीजें दे रखी होगी, ठीक है। एक चीज, दोनों में 4 ऑप्शन होंगे ना, तो एक चीज 2 ऑप्शन में सेम होगी। एक चीज निकालोगे पहले आप, और दूसरी डिफरेंट आ रही है सब में, तो अलग दूसरी चीज भी निकालनी पड़ेगी। अगर सेम आ रही है तो दूसरी चीज भी निकालनी पड़ेगी, ठीक है, इस तरीके से। तो बी देखो, ए the time elapsed before the current acquires half of its steady state value। the time elapsed, आपको निकालनी है t की वैल्यू। ये t कितना होगा, ठीक है, जब आपका करंट एक्वायर कर देगा स्टेडी स्टेट की हाफ वैल्यू। स्टेडी स्टेट पर क्या होता है? करंट मैक्सिमम हो जाता है। तो I0 इज इक्वल टू V/R, ठीक है। ये आपका था स्टेडी स्टेट, ठीक है। ये क्या है? स्टेडी स्टेट करंट, स्टेडी स्टेट करंट एट स्टेडी स्टेट पर आपका करंट क्या हो जाता है? मैक्सिमम, ठीक है। और ध्यान दो, एट स्टेडी स्टेट मतलब t इज इक्वल टू इन्फिनिटी। ये जो आपका सर्किट है LR सर्किट, वो क्या हो जाता है? शॉर्ट सर्किट, ठीक है भाई। अब इस केस पर आपके पास करंट लिखने का फॉर्मूला होता है IT इज इक्वल टू I0, ठीक है, 1 माइनस के E t डिवाइड बाय टाउ, ठीक है। वेयर टाउ क्या है? टाउ आपका होता है टाइम कांस्टेंट, ठीक है भाई। और टाउ की वैल्यू क्या होती है? L/R, L/R। L की वैल्यू कितनी है? 1
डिवाइड बाय 100, ठीक है, ये आएगा आपके पास सेकंड, ठीक है, और यहाँ से आएगा आपके पास 10 मिली सेकेंड, ठीक है, टाउ की वैल्यू क्या आ गई 10 मिली सेकेंड, ठीक है। अब क्या पूछा था, टाइम इलैप्स्ड निकालो, टाइम या टी निकालो जब आपका करंट एक्वायर कर देगा हाफ ऑफ इट्स स्टेडी स्टेट वैल्यू। मतलब क्या है, मतलब जो ये करंट है ये हो जाएगा आपका V डिवाइड बाई 2R इज इक्वल टू V डिवाइड बाई R, ठीक है, और 1 माइनस के E, टाउ की वैल्यू कितनी है T डिवाइड बाई 10, ठीक है, ठीक है भाई। अब V बाई आर कट गया और आपके पास आएगा यहां से E की पावर T डिवाइड बाई 10 इज इक्वल्स टू कितना, इसको आपने इधर भेजा इसको इधर भेजा तो यहाँ आएगा आपके पास हाफ माइनस के, ठीक है, माइनस के आता है यहाँ पर माइनस के, ठीक है भाई। अब इसको सॉल्व करोगे आप, फर्दर इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा यहाँ से E की पावर T डिवाइड बाई 10 इज इक्वल्स टू क्या आएगा 2, ठीक है। यहां से आप सॉल्व करोगे, ठीक है, ऑन सॉल्विंग दिस, इसको आपको ऑन सॉल्विंग दिस वी गेट टी वैल्यू। जैसे ही आप इक्वेशन को सॉल्व करोगे आपको क्या मिल जाएगा, टी की वैल्यू। फिजिक्स कहां तक चली भाई, फिजिक्स आपकी यहां तक चली है। आपको पता है कि इस LR सर्किट पर, ठीक है, LR DC सर्किट पर करंट कैसे वेरी करता है, करंट की वैल्यू अगर मेरे को पता करनी है एट एनी टाइम t पर तो कैसे मैं निकालता हूं, इस फॉर्मूले से मैं निकालता हूं, ठीक है। बस यहां तक आपकी फिजिक्स लगी, उसके बाद आगे क्या करना है, पूरा मैथ्स, पूरी मैथ्स है, ठीक है। इसको सॉल्व करना भी आता ही होगा बच्चों को, ठीक है, नहीं आता, अरे यार नहीं आता, ln2, ठीक है। अब यहां से निकाल लो आप t डिवाइड बाई 10, t की वैल्यू क्या आएगी 10 ln2, ठीक है। इसको सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ऐसी कैलकुलेटर आपको दे रखा होता है साइंटिफिक वाला, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, द एनर्जी स्टोर्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड, अच्छा, एसोसिएटेड विद द कॉइल। अब कॉइल पर कितनी एनर्जी एसोसिएट हो रही है एट एन इंस्टेंट 15 ms मिली सेकेंड पर, टाइम आपको दे रखा है 15 मिली सेकेंड, ठीक है। आफ्टर द सर्किट इज स्विच ऑन, जैसे ही आपने सर्किट को क्या किया, स्विच ऑन किया, ठीक है, तब आपसे पूछ रहा है कि क्या चीज होगी, ठीक है। तो चलो इसको करो चेंज, ठीक है। अब देखो इंडक्टर का अंदर जो एनर्जी स्टोर्ड होती है वो U इज इक्वल टू क्या होती है, हाफ LI स्क्वायर, ठीक है। हाफ एज इट इज, L की वैल्यू कितनी है 1, लिखो 1 को लिखना है या नहीं लिखना आपकी मर्जी, 1, ठीक है। I स्क्वायर का मतलब I निकालना एट टाइम t पर, करंट पर, ठीक है। टाइम t क्या दे रखा आपको 15, तो अब निकालो इसको, क्या होगा V नॉट, V बाई आर ना, तो V बाई आर का स्क्वायर, ठीक है। और आगे क्या आएगा 1 माइनस E की पावर कितना आएगा 15 डिवाइड माइनस के 15 डिवाइड बाई 10, ठीक है, का स्क्वायर। इसको जैसे ही आप सॉल्व करोगे आपका आंसर यहां से निकल के आ जाएगा, ठीक है। सारी वैल्यूज आपको पता है, वोल्टेज आपको पता है, रेसिस्टेंस आपको पता है, ठीक है। बस ये सारी वैल्यूज आपको मालूम है, ठीक है। E की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस का 3/2 यहाँ, ठीक है। और बाकी चीजें उसने यहाँ पर आपको दे रखी है। E की वैल्यू माइनस का 3/2 को कितना लेना है 0.25, ये कितना आ जाएगा आपके पास 1/2। V की वैल्यू कितनी है भाई 6/100 का स्क्वायर, ठीक है। यह आएगा 1 माइनस के 0.25 का स्क्वायर, ठीक है। बस अब क्या करना है, कैलकुलेशन करनी है, कैलकुलेटर आपके पास दिया हुआ है, सॉल्व करो और आंसर बता दो U कितना आएगा, ठीक है भाई। बस एक चीज की देरी होती है फिजिक्स में, कंसेप्ट अगर समझ गई ना तो बाकी आगे क्या खेलती है मैथ्स।
आगे क्या खेलती है, मैथ्स खेलती है, ठीक है। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ। क्वेश्चन नंबर 2, द क्रिटिकल एंगल ऑफ ए मीडियम, अच्छा, द क्रिटिकल एंगल ऑफ ए मीडियम फॉर अ स्पेसिफिक वेवलेंथ क्या होगा इफ द मीडियम हैज रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक है। आपको रिलेटिव परमिटिविटी दे रखी है, कितनी है 3, एंड रिलेटिव परमेबिलिटी कितनी दे रखी है आपको, म्यू आर 4/3। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। वेवलेंथ पूछ रहा है आपसे ना, क्या पूछ रहा है, अच्छा क्रिटिकल एंगल पूछ रहा है, क्यूसी पूछ रहा है आपसे कि क्रिटिकल एंगल कितना होगा, ठीक है। ये चीज आपसे पूछ रहा है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है, ठीक है। अब ये बताओ कितनों को ये मालूम था कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है n, ठीक है, किसी मीडियम का, वो किसके इक्वल होता है भाई, म्यू आर और एप्सिलॉन आर। ये कितनों को मालूम था भाई, जितनों बहुतों को मालूम होगा, ठीक है। जितनों को नहीं मालूम वो ये चीज मालूम कर लो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, इसको प्रूव भी कर सकते हैं भाई, ठीक है। क्वेश्चन सीरीज है, इसमें मैं प्रूव करके नहीं दिखा सकता, ठीक है, लेकिन इसको प्रूव किया जा सकता है। कैसे दिखा सकता है, हिंट मैं जरूर दे सकता हूँ, आपको प्रूव करना है। लेकिन देखो यार, जब चीजें ना आपके नजदीक हो, जी मेंस आपके नजदीक है, तो प्रूफ में मत जाओ। प्रूफ चीजें कैसे आई है ये मत देखो, चीज आ गई है वो देखो, ठीक है। तो ये डायरेक्ट याद कर लो इसको, ठीक है। जब आपके पास लंबा गैप हो, 5-6 महीने का गैप हो, तब प्रूफ वाली चीज देखोगे, हाँ भाई तब देखनी है, ठीक है। तो ये होता है ना, ऐसी चीजें करो, ठीक है। मैंने बहुत बच्चों को देखा है यार, जी मेंस पर 10-15 दिन का गैप है, अब वो प्रूफ वाली चीज देखने की, चीज आई कैसे, ठीक है, इस तरीके से ये चीज आई कैसे वो देख रहे हैं, गलत चीज है भाई, इसमें आपका टाइम वेस्ट होगा और कुछ नहीं, लिटरली कह रहा हूँ, इसमें आपका क्या होगा, टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। जो चीज आई कैसे वो नहीं देखना, बस ये चीज आ गई है, आ गई तो यूज करो, बस याद कर लो इसको, हल्का छोटा सा फॉर्मूला है, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इज इक्वल टू अंडर रूट रिलेटिव परमेबिलिटी इनटू रिलेटिव परमेबिलिटी। तो n इज इक्वल टू क्या आएगा, अंडर रूट म्यू आर कितना है भाई, 4/3, ठीक है। और ये क्या आपका 3 से 3 कटा, n की वैल्यू यहाँ पर कितनी आई है आपकी मेरे प्यारे बच्चों, n की वैल्यू आई है 2, ठीक है। अब कितनों को ये मालूम था कि साइन QC इज इक्वल टू 1/n होता है, ठीक है। क्रिटिकल एंगल इज इक्वल टू क्या होता है, 1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, ठीक है। n आपको पता है तो QC इज इक्वल टू क्या आएगा भाई, साइन इनवर्स, ठीक है, हाफ, और साइन इनवर्स हाफ कितना होता है, QC की वैल्यू कितनी आएगी, 30 डिग्री। बहुत इजी क्वेश्चन है, विद इन 1 मिनट बच्चों ने इसका आंसर निकाल दिया होगा, जिनको ये छोटे छोटे फॉर्मूलाज पता थे, बिल्कुल छोटे छोटे बेसिक फॉर्मूला पता थे, उन्होंने इसका आंसर निकाल दिया होगा। QC की वैल्यू कितनी आएगी, 30 डिग्री, ये साइन 30 हाफ होता है ना, ठीक है भाई। यहां मैं लिख रहा हूं कि C इज इक्वल टू 1/√μ0 और एप्सिलॉन भी होता है, ठीक है। इससे आप ड्राइव करना है तो इससे भी ड्राइव कर सकते हो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल टू क्या होता है, C/V, यहां से भी निकाल के दोनों चीजों को रिलेट करोगे तो चीजें आएंगी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ए फोर्स इज रिप्रेजेंटेड बाय F इज इक्वल टू ax² प्लस का bt। देखो अब ये एक चीज देखो, क्या प्यारी चीज लिखी है, 31 Jan 2024 शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन, काफी इजी क्वेश्चन था, यूनिट्स एंड मेजरमेंट का, ठीक है। बेसिक सा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी वाला, सीबीएसई वाला बच्चा भी इसको आराम से कर देगा। चलो, ए फोर्स इज रिप्रेजेंट बाय F इज इक्वल टू, फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कैसे, ax², ठीक है, प्लस का bt हाफ, इस तरीके से फोर्स को क्या कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। वेयर x इज इक्वल टू डिस्टेंस एंड t इज इक्वल टू टाइम, ठीक है। x क्या आपका डिस्टेंस है, तो x क्या है आपका डिस्टेंस, डिस्टेंस मतलब इसकी यूनिट क्या होगी, m, डायमेंशन क्या होगा इसका, m होगा, ठीक है। और टाइम क्या है इसमें, टाइम, t क्या है, टाइम, इसकी डायमेंशन क्या होगा, कैपिटल T। द डायमेंशंस ऑफ b² डिवाइड बाय AR। अब आपसे पूछ रहा है कि b² डिवाइडेड बाय a का डायमेंशन क्या होगा, मेरे को बता दो जरा, बहुत इजी क्वेश्चन। सबसे पहले कितनों को पता है फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, फोर्स का डायमेंशन क्या होता है भाई,
mlt माइनस 2, यही तो होता है यार, नहीं आता तो फोर्स का फॉर्मूला मालूम है, फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। मास को लिखते हैं केजी पर, एक्सेलरेशन को लिखते हैं ms माइनस 2। केजी का यूनिट क्या होती है भाई, m, ठीक है, इसको l लिखा है, इसको l, ठीक है, ये l था। केजी की क्या होती है m, मीटर की क्या होती है l, और t माइनस 2। आ तो क्या mlt माइनस 2, डायमेंशन निकालना, फॉर्मूला याद होना चाहिए, डायमेंशन आप आराम से निकाल दोगे, ठीक है। अब ये mlt माइनस 2 इस चीज पर ये है मेरे प्यारे बच्चों, ax स्क्वायर प्लस bt हाफ, ठीक है। अब दो क्वांटिटीज को आप एक साथ जोड़ते हो ना, उन्हीं दो क्वांटिटीज को आप एक साथ जोड़ सकते हो जिनके यूनिट सेम है। कहने का मतलब है कि अगर फोर्स इज इक्वल टू क्या है, 2 न्यूटन प्लस का 3 न्यूटन, ठीक है, तो 2 न्यूटन प्लस का 3 न्यूटन, मेरे पास फोर्स की वैल्यू क्या आएगी 5 न्यूटन, ठीक है। ये न्यूटन इसके यूनिट्स है और ये n न्यूटन। सेम यूनिट्स वाले को मैं जोड़ता हूं, उनका डायमेंशन क्या होना चाहिए, सेम होने चाहिए। यहां पर अगर दो चीज जुड़ रही है तो ax स्क्वायर का डायमेंशन किसके इक्वल होना चाहिए, फोर्स के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। सेम मैं कहूं कि bt हाफ का भी डायमेंशन mlt माइनस फोर्स के डायमेंशन के इक्वल होना चाहिए, तभी तो आप दो चीजों को जोड़ते हो। अरे यार 2 सेंटीमीटर प्लस का 3 सेंटीमीटर, यूनिट सेम होती है ना, तभी तो ऐड अप करते हो। लिखा है इसने लिखा है कि मैं फोर्स निकाल रहा हूं ax स्क्वायर प्लस का bt हाफ को दोनों को जोड़ के, इसका मतलब ax स्क्वायर का जो डायमेंशन होगा वही फोर्स का है, bt हाफ का डायमेंशन फोर्स के डायमेंशन के इक्वल होगा, ठीक है। अच्छा अब a की वैल्यू निकाल लो, यहां से आपकी a की वैल्यू क्या आ जाएगी, mlt माइनस 2, ठीक है, डिवाइड बाय करोगे l स्क्वायर, ये आएगा l स्क्वायर। आपके पास a की वैल्यू आएगी m l माइनस 1 t माइनस 2, ठीक है, इसको नोट कर लो। b की निकाल लो, यहां से b की वैल्यू क्या आएगी भाई, m l t माइनस 2, ठीक है, और ये माइनस क्या हाफ, ठीक है। तो यहां से आपके p की वैल्यू क्या आएगी, m l t माइनस के 5/2, ठीक है, आ गई। आपको a भी पता है, आपको b भी पता है, तो b स्क्वायर डिवाइड बाय ये निकाल लो यार, बहुत कौन सी बड़ी बात है, ठीक है। तो b स्क्वायर कितना आएगा यहाँ पर, m स्क्वायर l स्क्वायर t की माइनस 5, ठीक है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। b की वैल्यू आपको आ गई, b स्क्वायर की वैल्यू। अब b स्क्वायर बाय a कितना आएगा, b स्क्वायर m स्क्वायर और ये m कितना आएगा m, ठीक है, l माइनस 1 और डिवाइड करना है, b ऊपर है ना, अच्छा, -2 को प्लस का ml3, ये ऊपर है ना 2 और ये माइनस का 1 ऊपर जाएगा तो कितना होगा, प्लस का 1, 2 प्लस 1 3, t माइनस 5 और प्लस का 2 t माइनस का 3, ठीक है। ये लो आपकी वैल्यू आ गई, ठीक है, यही आपका आंसर है, यही आपकी क्या डायमेंशन है, बी स्क्वायर डिवाइड बाई ए की डायमेंशन क्या होगी, ml क्यूब t माइनस 3। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, बेसिक से किया है, कोई एडवांस लेवल हमने इसमें क्वेश्चन निकाला नहीं है, एडवांस फॉर्मूला कोई इंट्रोड्यूस नहीं किया, सिंपल सा बेसिक कंसेप्ट था वो हमने इसमें लगाया है, बस और कुछ नहीं किया। जो समझ में आया, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। A block of mass m slides on the wooden wedge, which in turn slides backward on the horizontal surface। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भाई साहब, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, ठीक है। The acceleration of the block with respect to the wedge is, क्या होगा, acceleration of the block with respect to the wedge, wedge के रिस्पेक्ट पर आपसे पूछ रहा है कि acceleration of block with respect to wedge, बता दो acceleration of block क्या होगा, यह आपसे पूछ रहा है विद रिस्पेक्ट टू वेज की रिस्पेक्ट पर। बहुत बढ़िया क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि इस केस पर ब्लॉक भी मूव कर रहा है और जिस ब्लॉक पर ये रखा हुआ है वो भी मूव कर रहा है। अगर ये a1 एक्सेलरेशन के साथ ये नीचे गिर रहा है तो ये a2 के साथ पीछे भी जा रहा है, वो a1 एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक है, ठीक है, a1, और एक्सेलरेशन ऑफ वेज क्या है, a2, पीछे जा रहा है ना, बैकवर्ड लिखा उसने।
एज्यूम ऑल द सरफेसेस शोन इन द फिगर टू बी फ्रिक्शनलेस, सारे सरफेस पर फ्रिक्शनलेस है, फ्रिक्शनलेस पर लग ही नहीं रहा जी। अब ध्यान से देखो, जिसने मेरा वीडियो देखा है फ्रेम ऑफ रेफरेंस, उसको पता चल गया होगा कि ये नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, ये नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। कितनों को मालूम चल गया कि नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, ठीक है। और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर न्यूटन के लॉज काम नहीं करते, न्यूटन के लॉज काम नहीं करते, ठीक है। तो न्यूटन के लॉज को काम करवाने के लिए, लगाने के लिए हम क्या इंट्रोड्यूस करते थे, एक छलावा फोर्स, एक छलावा फोर्स हम इंट्रोड्यूस करते थे। उसी छलावे फोर्स का नाम क्या है, सूडो फोर्स। सूडो फोर्स यहां पर हम लगाएंगे और फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो अब देखो ध्यान, सबसे पहले मैं सबसे पहले बना रहा हूं वेज के लिए, इस बड़े से वेज के लिए फ्री बॉडी डायग्राम, ठीक है। अब ये दो सरफेस कांटेक्ट पर है, दो सरफेस कांटेक्ट पर है, इस पर नॉर्मल फोर्स लगा, इस तरफ क्या लगेगा, नॉर्मल फोर्स, ठीक है। अब नॉर्मल फोर्स के दो कंपोनेंट होंगे भैया, ठीक है। नॉर्मल फोर्स के दो कंपोनेंट बनेंगे। अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री होगा, ये 30 है तो ये कितना होगा, 60 डिग्री, ये वाला 60 डिग्री होगा, ठीक है। नॉर्मल के दो कंपोनेंट, इधर वाला क्या है भाई, इधर वाला कंपोनेंट है आपका n cos थीटा cos 60, और ये है आपका n sin 60। अब ये जब पीछे गया है, वेज पीछे गया है, वेज पीछे गया, इसका मतलब पीछे फोर्स किसने लगाया, कौन सा कंपोनेंट उसको फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, नॉर्मल का कौन सा कंपोनेंट इसको फोर्स दे रहा है, वो क्या होगा, n cos 60 डिग्री। ये किसके इक्वल होगा कि इसका मास कितना है m और इसका एक्सेलरेशन कितना है a2, ठीक है। अब n की वैल्यू निकालो, cos 60 कितना होता है, हाफ 1/2 होता है कि नहीं होता, मास कितना है इसका 16, तो ये आएगा n की वैल्यू आई आपके पास 32 a2। आपको नॉर्मल पता चल गया, ये नॉर्मल कितना लग रहा है, 32 a2। पहला केस तो खत्म, ठीक है, वेज वाला। अब वेज के ऊपर ध्यान दो, वेज के ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है, ब्लॉक रखा हुआ है, ब्लॉक पर फोर्स लगा होगा नीचे की तरफ mg, ठीक है। इसका नॉर्मल प्रोड्यूस होगा इस तरफ n, ठीक है। अब mg यहां लगा तो ये इधर लगेगा mg sin थीटा, बहुत सही, ठीक है। और इधर क्या लगेगा भाई, mg cos थीटा। फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूं और कुछ नहीं कर रहा हूं मैं, ठीक है, फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूं बस। ये हो गया 30 डिग्री हॉरिजॉन्टल से इंक्लाइन है, ठीक है भाई। अच्छा, क्या ये फ्री बॉडी डायग्राम एकदम सही है, बताओ भाई जल्दी से, क्या ये सही बनाया है, सही नहीं बनाया। अभी अभी मैंने कहा था ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस कैसा है, नॉन इनर्शियल, नॉन इनर्शियल, इसका मतलब सीडो फोर्स तो लगाना पड़ेगा। और सीडो फोर्स किस डायरेक्शन पर लगता है, सीडो फोर्स इज ऑलवेज एक्ट अपोजिट टू द एक्सेलरेशन ऑफ द नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ द रेफरेंस। मतलब अगर आपका नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस अगर ए एक्सेलरेशन के साथ एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है, एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है, तो सीडो फोर्स आपको नेगेटिव के एक्स एक्सिस पर लगाना पड़ेगा। अब अगर एक्सेलरेशन इसका इस तरफ हो रहा है वेज का, तो सीडो फोर्स किस तरफ लग रहा होगा, इस तरफ, ठीक है। तो सीडो फोर्स लगेगा यहां पर, सीडो, ठीक है। सीडो का एक कंपोनेंट इस तरफ लगेगा, ठीक है। सीडो फोर्स को लिखते कैसे हैं, मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन किसका, जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस मूव कर रहा है, जो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस मूव कर रहा है उसका, मतलब E2 लिखूंगा मैं, ठीक है। तो यहां लिखूंगा मैं मास इस तरफ लगेगा एक डायरेक्शन पर, तो एक सीडो फोर्स लगा के मास A2 sin थीटा,
ठीक है, ma2 साइन थीटा। नेक्स्ट ऊपर वाले पर देखोगे कि तो n की तरफ भी लगा होगा, ठीक है, a2 cos थीटा, थीटा यहाँ बना रहा है ना, तो cos थीटा आएगा, cos थीटा, ठीक है, ma2 cos थीटा। अब ऊपर वाले में लगा ये ma2 साइन थीटा, ठीक है, नीचे वाले में cos है, इस तरफ पर क्या है, cos है, ठीक है। अच्छा, अब बैलेंस करो फोर्स को, तो ऊपर लगा नॉर्मल, ठीक है, तो नॉर्मल प्लस का ऊपर लगा ma2 साइन थीटा, ma2 साइन थीटा, ठीक है, ये किसके इक्वल हो जाएगा, mg cos थीटा के, ठीक है, हो गया है पहला चीज, नंबर 1 इसको, ठीक है। अब नेक्स्ट वाले देखोगे आप, नेक्स्ट वाले पे लगाओगे, इसका नंबर 1 ले दिया, ठीक है, और नंबर 2 पर देखोगे आप, तो इधर वाले वर्टिकल फोर्स वाले ना, तो क्या होगा, नीचे की तरफ मूवमेंट हो रही है, तो यार ये नीचे की तरफ गिर रहा है ना a1 के साथ, इसका एक्सेलरेशन a1 है, a1 के साथ क्या कर रहा है ब्लॉक, नीचे भी तो गिर रहा है, तो नीचे वाला फोर्स क्या ज्यादा होगा, ठीक है, तो लिखोगे यहां पर क्या, mg साइन थीटा, इस तरह वाला फोर्स है ना, तो mg साइन थीटा यहां पर आएगा, पहला तो बात mg साइन थीटा, mg साइन थीटा प्लस का ma2, इसी को किसके इक्वल आएगा मेरे प्यारे बच्चों, ma1, ठीक है। ये आपका नंबर दूसरा। जैसे ही आप इन दो को सॉल्व करते हो, ऑन सॉल्विंग these two equation, ठीक है, we get a2, we get a1, ठीक है, और आप मेरे को बताओगे कि a1 कितने आया है, ठीक है, बेसिक सिंपल सा आप इसको सॉल्व कर दोगे, आपको यहाँ पर मास पता है, ठीक है, 32a2, ठीक है, और ये a2 साइन थीटा mg cos थीटा, यहां से आपको निकलेगा क्या, a2 निकल जाएगा कि a2 कितना आया, ठीक है, उस a2 की वैल्यू आप इस वाले पर डालोगे और यहां से क्या मिलेगा, आपको a1 मिल जाएगा, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, समझ में आया। काफी अच्छा क्वेश्चन था, फ्रेम ऑफ रेफरेंस से भी पूछा गया था, न्यूटन्स के लॉस भी लगाने पड़े, सूडो फोर्स के मालूम पे भी पता होना चाहिए था, सारी चीजें थी, काफी डीप कॉन्सेप्ट थे इसमें, ठीक है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी लगाना था, फ्री बॉडी डायग्राम भी पता था, ठीक है, न्यूटन्स के लॉस भी आने थे। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, द मास ऑफ ए स्पेसशिप इज, एक स्पेसशिप है जिसका मास कितना दे रखा है आपको, 1000 kg, it is to be launched from the earth's surface out into free space, एक अर्थ के सरफेस से इसको लॉन्च कर रहे हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ g एंड r, g की वैल्यू आपको 10 लेनी है, ठीक है, और r की वैल्यू आपको कितनी लेनी है, 6400, तो 64 इंटू 10 की पावर 2, ठीक है, किलोमीटर। अब आगे क्या पूछा, द रिक्वायर्ड एनर्जी ऑफ दिस वर्क विल बी, आपको एक सैटेलाइट अर्थ के सरफेस पर लॉन्च करनी है, आपको कितना वर्क करना पड़ेगा, यही पूछा है ना उसको। इस वर्क को करने के लिए, इस काम को करने के लिए क्या काम है, काम क्या है, काम यह है कि आपको अर्थ के सरफेस से एक सैटेलाइट को लॉन्च करना है, ये आपका काम है, ठीक है। वो काम आपका किस में कन्वर्ट होता है, एनर्जी पर। अब ध्यान दो, इस केस पर आपका जो वर्क होता है वो किसके इक्वल होता है, mgh, ठीक है, और यही तो होती है पोटेंशियल एनर्जी, mgh, नहीं होती क्या, तो एनर्जी निकल के आ गई आपके पास, पोटेंशियल एनर्जी कितनी आएगी, मास कितना है 1000, जी कितना है 10, और ये कितना है 64, ठीक है, और इंटू 10 की पावर 5 मीटर, ठीक है। अब चीजें सॉल्व करो, आपके पास एनर्जी निकल के आ जाएगी 3, 4 और 5, तो 9 आ जाएगा ना यहाँ पर,
64 9 जून। ठीक है, ये आपके पास क्या आ गई, एनर्जी निकल के आ गई। काफी ऐसी क्वेश्चन था। ठीक है, समझना था इस चीज को कि जब आप काम करते हो, ठीक है, तो काम आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी पर कन्वर्ट हो जाएगा पूरा। ठीक है, और पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिखते हैं, mgh, ग्रेविटेशन से क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 6, एज पर गिवन फिगर्स, जैसे कि फिगर पर दे रखा है, फिगर ए और फिगर बी, टू स्प्रिंग्स ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट K एंड 2K आर कनेक्टेड। अब देखो दो स्प्रिंग है, एक है K और एक है 2K, इनको दो डिफरेंट तरीके से अटैच किया है। पहला केस क्या है, सीरीज, दूसरा केस क्या है, पैरेलल। ठीक है, दैट इज द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ए फिगर ए इज 3 सेकेंड। अगर आपको पता है कि सीरीज पर इनका जो टाइम पीरियड है, ठीक है, वो कितना है, 3 सेकेंड है। ठीक है, मतलब एक ऑसिलेशन करने पर ये कितना टाइम ले रही है, 3 सेकंड ले रही है। देन द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन फिगर बी, आपसे पूछ रहा है कि इस फिगर बी का टाइम पीरियड बता दो, विल बी होगा √x सेकंड। √x सेकंड आपको दे रखा है, आपसे पूछ रहा है कि वैल्यू बता दो, x की वैल्यू क्या होगा, x की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है, न्यूमेरिकल वैल्यू आंसर टाइप क्वेश्चन है। ठीक है, क्योंकि न्यूमेरिकल में आएगी ना x की वैल्यू। अच्छा देखो, अब आपको इसके लिए कंसेप्ट पता होना चाहिए। जब सीरीज पर आप स्प्रिंग लगाते हो ना, सीरीज पर, तो कैपेसिटर्स की तरह बिहेव करती है। मतलब अगर आप सीरीज पर स्प्रिंग लगा रहे हो तो कैपेसिटर के अगर सीरीज पर लगा है, दोनों सेम ही बात है। इसका मतलब ये जुड़ते कैसे हैं, यहाँ पर आप के इक्विवेलेंट निकालोगे, तो के इक्विवेलेंट आपने निकाला फर्स्ट केस पर, ए पर, कितना आता है भाई, सीरीज पर पैरेलल की तरह जोड़ेंगे, तो सीरीज पर लगे तो पैरेलल की तरह इसको जोड़ना है, तो 1/k प्लस का 1/2k। ठीक है, इनका मैंने क्या लिया, 2k। ठीक है, यहाँ कितना आएगा, 2 + 1। ठीक है, यही आएगा ना मेरे प्यारे बच्चों, 2, यहां से क्या आएगा 2, और यहां से कितना आएगा 1, तो 3। तो के इक्विवेलेंट आपके पास कितना आ गया, 1/k इक्विवेलेंट होगा ना, 1/k इक्विवेलेंट। ठीक है, इसी को क्या आएगा 3/2k। तो के इक्विवेलेंट की वैल्यू आएगी आपके पास 2k / 3। एक बार देख लो कि सही है कि गलत है, एक बार चेक कर लो मेरे प्यारे बच्चों कि सही है कि गलत है। ठीक है, नेक्स्ट, अभी भी खत्म नहीं हुआ है क्वेश्चन। अब टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है भाई, टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2π√m / k इक्विवेलेंट। ठीक है, इसका टाइम पीरियड दे रखा है 3 सेकेंड, तो 3 इज इक्वल टू 2π√m / 2k × 3। ठीक है, यह आ गया आपका। ठीक है भाई, अब यहां पर आएगा आपका, ठीक है, m/k, इसको यहीं रख लेते हैं, 3/2 को बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यहां पर आएगा आपके पास 3 इज इक्वल टू 2π√3m / 2k। इसको नंबर 1 मान लो। ठीक है, नंबर 1 मान लो इसको। अब टाइम 2, दूसरे केस पर आप टाइम पीरियड निकालोगे। टाइम पीरियड निकालने से पहले मेरे को के इक्विवेलेंट पता होना चाहिए इसका, तो इसका के इक्विवेलेंट क्या आएगा, k प्लस का 2k इक्वल्स टू कितना आएगा 3k। ठीक है, 3k क्यों आया, ये पैरेलल पर लगाया है, पैरेलल पर लगाया तो मतलब सीरीज की तरह जुड़ेगा। अगर रेसिस्टर से सीरीज पर है, सेम जोड़ दो। ठीक है, सिंपल। अब इसका टाइम पीरियड t का फॉर्मूला सेम, टाइम पीरियड ऑफ t2 इज इक्वल टू क्या आएगा 2π√, मास तो सेम ही है, k इक्विवेलेंट चाहिए हुआ है, तो k इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पर 3k। ठीक है, यही आएगा ना मास। ठीक है, 3k आ गया। अब आपको यहां से 3k बनाना है और वैल्यू चाहिए उस तरीके से मास की, तो 3k बनाना है ना उसको। अब इन दोनों इक्वेशन को आप इक्वेट करोगे, इन दोनों इक्वेशन को आप क्या करो, इक्वेट करो। ठीक है, मतलब डिवाइड करो।
इधर देखो, ठीक है। तो t कितना था आपका 3 डिवाइड बाय यहाँ पर कितना आया भाई, रूट एक्स दे रखा है, रूट एक्स, ठीक है। यहाँ पर 3 का डिवाइड 2 पाई अंडर रूट m डिवाइड बाई, अच्छा 3m डिवाइड बाई 2k, और ये ऊपर चले जाएगा ना, अंडर रूट को ऊपर चले जाएगा ये वाला, तो रूट 3 बाई के, रूट 3 का डिवाइड बाई m डिवाइड बाई 2 पाई, ठीक है। 2 पाई से 2 पाई कट जाएगा यहाँ से, ठीक है। अब जब आप इसको ऑन फर्दर सॉल्विंग वी गेट, ऑन फर्दर सॉल्विंग, ठीक है, वी गेट x इज इक्वल टू 2, ठीक है। आपको क्या मिलेगी, x की 2 वैल्यू मिल जाएगी। मेरे को चेक करके बताना आंसर 2 आ रहा है नहीं आ रहा, ठीक है। इतने को सॉल्व करके मेन कंसेप्ट क्या था यहाँ पर, मेन कंसेप्ट यह था कि आपको पता होना चाहिए टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, कैसे लिखते हैं। दूसरी चीज आपको पता होना चाहिए कि स्प्रिंग्स को अगर सीरीज पर लगी है तो कैसे एडअप करना है, अगर पैरेलल पे लगी है तो कैसे एडअप करना है। बेसिक से कैलकुलेशन है, आगे पूरी क्या है, मैथ्स है। मैथ्स को सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, 2 आएगी। मेरे को चेक करके बताना 2 आ रही है या नहीं आएगी, ठीक है। बेसिकली क्या आती है, रूट 2, ठीक है, और 2 क्या हो गया, एक्स की वैल्यू, ठीक है भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। A stationary object receives sound from 2 identical tuning forks। 2 identical tuning forks है, ठीक है। One of which approaches and the other one recedes, ठीक है। एक स्टेशनरी ऑब्जर्वर है, ठीक है, एक की तरफ जा रही है ट्यूनिंग फॉर्क, ठीक है, एक की तरफ जा रही है, सोर्स उसकी तरफ जा रहा है, और एक केस पर सोर्स उसके दूर जा रहा है, ठीक है। ये 2 केसेस आपको दे रखे हैं, ठीक है। One of which approaches and the other one recedes with the same speed, दोनों की स्पीड सेम है। Much less than the speed of sound, साउंड की स्पीड से कम है, जाहिर सी बात होगी, कमी होगी। The observer hears 2 बीट पर सेकेंड। अब देखो 2 बीट्स पर सेकेंड, इसका मतलब बीट फ्रीक्वेंसी यहां पर आपको 2 दे रखी है, ठीक है। और ये बीट फ्रीक्वेंसी 2 किसके इक्वल होगी भाई, ये होगी 2 इज इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी ऑफ 1 माइनस फ्रीक्वेंसी ऑफ 2, कि पहले वाले ने कितनी फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस करी, माइनस करो दूसरे वाले ने कितनी फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस की होगी। द ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच ट्यूनिंग फॉर्क इज, उनकी ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी कितनी देर की है, 1400 हर्ट्ज, ठीक है। एंड द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर, साउंड की स्पीड लेनी है आपको, v की वैल्यू लेनी है, साउंड की स्पीड 350, ठीक है। और द स्पीड ऑफ ईच ट्यूनिंग फॉर्क इज क्लोज टू, अब आपको निकालने की किस स्पीड के साथ ट्यूनिंग फॉर्क जा रही है, ठीक है। ये डॉपलर्स का इफेक्ट किस किस को याद है कि ये होता था आपका सोर्स, और ये होता था आपको ऑब्जर्वर। बिल्कुल आसान भाषा में आपको बताया था मैंने, ठीक है। यह है प्लस माइनस, ठीक है। ऑब्जर्वर रेस्ट पर है तो ऑब्जर्वर की वेलोसिटी 0। अब लिखते कैसे थे, फ्रीक्वेंसी 1, ठीक है, फ्रीक्वेंसी कितनी प्रोड्यूस हुई, ठीक है, v, ठीक है, प्लस माइनस का यहाँ हमने डालते थे, क्या लगते थे यहाँ पर, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर जो कि 0 रेस्ट पर है, v माइनस प्लस का वेलोसिटी ऑफ साउंड, ठीक है। अगर ऑब्जर्वर रेस्ट पर है, एक सोर्स ऑब्जर्वर की तरफ जा रहा है, तो नेगेटिव, सोर्स ऑब्जर्वर से दूर जा रहा है तो पॉजिटिव, इस डायरेक्शन पर जा रहा है तो नेगेटिव, इस दूर जा रहा है तो पॉजिटिव, ठीक है। तो ये f1 की वैल्यू यहां से कितनी आएगी भाई, f1 की वैल्यू आएगी f0 v डिवाइड बाय, ठीक है। अगर इस तरफ जा रहा है f1, मान लो f1 क्या जा रही है, इस तरफ जा रहा है तो v माइनस के vs, ठीक है।
और F2 वैल्यू क्या आएगी आपकी, एफ नॉट वी डिवाइड बाय वी प्लस का वी एस। ठीक है, अब इस दोनों को आपको 2 के इक्वल रखना है। ठीक है, इन दोनों को आपको 2 के इक्वल रखना है और आपका आंसर आ जाएगा सॉल्व करने से। कैसे आएगा आंसर जरा देखो। ठीक है, अब एफ नॉट वी तो दोनों के पास है। ठीक है, तो 2 इज इक्वल्स टू एफ नॉट वी। ठीक है, ब्रैकेट 1 डिवाइड बाय वी माइनस के वी एस माइनस के 1 डिवाइड वी बाय वी प्लस का वी एस। अब इसको आपको सॉल्व करना है। आपको ये पता है ना एफ वी नॉट, अरे एफ नॉट पता है ये कितना है। ठीक है, और वी भी आपको पता है, वेलोसिटी ऑफ साउंड पता है 350। ठीक है, तो यहां से वी एस आ जाएगा, बिल्कुल आराम से आ जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो वी प्लस का वी एस माइनस के वी प्लस का वी एस, तो यहां आएगा आपके पास। कहां सॉल्व करूं इसको, यहां पर करता हूं चलो। ठीक है, आगे पूरी मैथ्स है, आप खुद भी सॉल्व कर सकते हो, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, तो मैं दिखा रहा हूं एक बार फिर भी, एफ नॉट वी। ठीक है, यहां से कितना आएगा मेरे प्यारे बच्चों आपके पास, यहां से आएगा आपके पास 2vs डिवाइड बाय ये वी स्क्वायर माइनस के वी एक्स स्क्वायर होगा ना, वी स्क्वायर माइनस के वी एस का स्क्वायर। ठीक है, अब आप यहाँ इस केस को इस वाले को कैसे सॉल्व करोगे, इस केस को आप सॉल्व करोगे वी स्क्वायर कॉमन 1 माइनस के वी स्क्वायर एस डिवाइड बाय वी स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से इसको आप क्या करोगे, इसको सॉल्व करोगे। ये v से v कटेगा एक, और ये वाला टर्म देखो, इस केस पर ये वाले टर्म नेगलेक्ट करेंगे 1 के इक्वल। क्यों करते हैं, क्योंकि जो स्पीड ऑफ साउंड होती है ना, ठीक है, वो बहुत ही ग्रेटर होगी क्या वी एफ एस से, सोर्स की स्पीड से। सोर्स की स्पीड से साउंड की स्पीड क्या होगी, बहुत ही ज्यादा होगी, इसलिए आप क्या कर देते हैं, ज्यादा वाले को, ये 1 से बहुत ही छोटा आएगा। ठीक है, हम इसको नेगलेक्ट कर देते हैं, इसकी वैल्यू नेगलेक्ट कर देते हैं। आगे सॉल्व करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब चलो अगले क्वेश्चन पर कि अगला क्वेश्चन क्या कहता है। ये सिंपल सा क्वेश्चन था डॉपलर्स इफेक्ट का। ठीक है, ध्यान रखना है, डॉपलर्स इफेक्ट के सोर्स की तरफ जा रही है तो नेगेटिव, सोर्स से सोर्स अगर ऑब्जर्वर की तरफ जा रहा है तो नेगेटिव डायरेक्शन, और सोर्स अगर ऑब्जर्वर से दूर जा रहा है तो पॉजिटिव डायरेक्शन। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 8। द टेम्परेचर ऑफ एन आइडियल गैस इज 3 डायमेंशनल इज 300 केल्विन है। एक 300 केल्विन दे रखा है आपको, टेम्परेचर ऑफ एन आइडियल गैस इन 3 डायमेंशन। द corresponding de Broglie wavelength of the electron approximately at, अब आपको de Broglie wavelength निकालनी है लैम्डा। ठीक है, अब ध्यान दो, इसमें बोल्ट्जमैन कांस्टेंट भी उसने दे रखा है, तो मतलब बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का कहीं ना कहीं यूज तो जरूर होगा। सबसे पहले बेसिक से स्टार्ट करते हैं कि डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या होता है, h डिवाइड बाई पी। कहीं मोमेंटम दिख रहा है निकालने के लिए, नहीं, तो डी ब्रोगली वेवलेंथ इज इक्वल टू h डिवाइड बाई अंडर रूट 2m के ई। ठीक है, जहां p मोमेंटम को आप लिख सकते हो क्या, अंडर रूट 2m के ई लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते भाई, मोमेंटम को अंडर रूट 2 के ई लिख सकते हैं। h मालूम है, 2 मालूम है, m मालूम है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है क्या, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब काइनेटिक एनर्जी कैसे आएगी भाई, काइनेटिक एनर्जी कैसे आएगी, जिसने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस पढ़ा है उसको लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी पता है कि हर डिग्री ऑफ फ्रीडम से के पास एक एनर्जी होती है, किसके इक्वल होती है, हाफ के बी टी। यहां पर 3 डायमेंशन पर चीज हो रही है, आइडियल गैस किस पर है, 3 डायमेंशन पर। 3 डायमेंशन का मतलब इसके पास कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी, 3, तो 3/2 kBT यहाँ पर इसके पास काइनेटिक एनर्जी होने वाली है। अगर जिसको ये लिखना आ जाता है, ये चीज मालूम है, वो ये क्वेश्चन आराम से विदिन 1 मिनट कर देगा। जिसको ये चीज क्लिक नहीं है वो ये क्वेश्चन कभी भी नहीं कर सकता, जिसको ये नहीं पता काइनेटिक एनर्जी 3/2 kBT कैसे लिखा। अरे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पे आपने पढ़ा था ना, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम एसोसिएटेड विद एनर्जी इक्वल्स टू हाफ kBT, हाफ kBT।
इसमें 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, तो यहाँ कितनी एनर्जी होगी 3/2 kBT। 5 होती डिग्री ऑफ फ्रीडम तो 5/2 kBT। ठीक है, अब कुछ नहीं है, अब आंसर आएगा आपका लैम्डा इज इक्वल टू एच मालूम है आपको, ठीक है, अंडर रूट, ठीक है, 2m इंटू कनेटिक एनर्जी क्या है 3/2 kBT, तो 3/2 kBT, 2 से 2 भी कट गया। मास दे रखा है उसने, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट दे रखा है, टेम्परेचर दे रखा है, प्लैंक्स कांस्टेंट भी उसने दे रखा है, सारी चीज उसने आपको दे रखी है। पुट द वैल्यूज गेट द आंसर वाली बात हो गई। ठीक है, तो ध्यान दो इन चीजों को कि छोटे छोटे फॉर्मूले कभी भी स्किप मत करना यार, याद करो उनको। ये छोटा सा फॉर्मूला था लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी से, समझो बात को। फॉर अ गिवन ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर सर्किट, अच्छा इन सीई कॉन्फ़िगरेशन, मतलब कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन है। VCC इक्वल्स टू 1 वोल्ट दे रखी है, अच्छा RC आपको 1 किलो ओम दे रखा है, ठीक है, और RB आपको दे रखा है 100 किलो ओम, और बीटा इज इक्वल्स टू दे रखा है 100। आपसे क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कि बेस करंट की वैल्यू बता दो, पूछ रहा है IB कितना होगा। डायरेक्ट फॉर्मूला जिसको मालूम है, कॉमन इमीटर होता है ना, ये कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन, कॉमन बेस, कॉमन कलेक्टर, सारे कॉन्फ़िगरेशन आपको बस छोटे छोटे फॉर्मूले याद रखने हैं इस टॉपिक के, इस कंसेप्ट के। VCC इज इक्वल्स टू क्या होगा IC RC, अरे VCC से IC करंट गया, कॉमा ये कलेक्टर करंट है, RC अभी तो नहीं तो जाएगा, ठीक है। VCC हो गया 1, ठीक है, IC की वैल्यू कितनी होगी नहीं मालूम, RC कितना है 1 किलो ओम, मतलब 10 की पावर 3, तो IC की वैल्यू यहां पर आ गई आपके पास, IC आपके पास आई 1 डिवाइड बाई 10 की पावर 3, यही तो आएगा। नहीं आएगा क्या भाई, ठीक है, और यह आएगा आपके पास 10 की पावर -3, ठीक है, एम्पेयर, 10 की पावर -3 एम्पेयर, ठीक है, यह एम्पेयर में आएगा आपकी वैल्यू। ठीक है भाई, नेक्स्ट देखो IB आपको निकालना, बेस करंट कितना होगा, आपको बीटा दे रखा है, देखो बीटा आपको 100 दे रखे हैं, ठीक है, और ये बीटा किसके इक्वल होता है कि कलेक्टर करंट IC डिवाइड बाय IB, ठीक है, 100 IB आपको चाहिए तो IB की वैल्यू यहां से आएगी, IC कितना 10 की पावर -3, और ये कितना आपके पास 10 की पावर 2, IB की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 10 की पावर -3, ये 10 था, ये नीचे जाएगा तो 10 की पावर -3 यहाँ आएगा, ठीक है, एम्पियर में आएगा आंसर, ठीक है। करंट किस में आता है एम्पियर में, रेजिस्टेंस अगर ओम पर है, ये वोल्टेज पर है, तो करंट किस में आएगा एम्पियर पर, 10 की पावर -3 एम्पियर, ठीक है, 10 की पावर -3 और ये माइनस ऊपर 10 की पावर -5, ये आएगा आपके पास एम्पियर, ठीक है। और अगर आपको मिली एम्पियर में लिखना है तो IB की वैल्यू क्या आएगी, ठीक है, 1 एम्पियर में कितना 10 की पावर 3, ठीक है, तो 10 की पावर -2 मिली एम्पियर लो, ठीक है। मेन चीज ये थी आपको पता होना चाहिए कि बीटा, चाहे वो आपको कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन दे दे, कॉमन बेस दे दे, कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन दे दे, आपको बीटा पता होना चाहिए, बीटा को कैसे लिखते हैं, रेशियो होता है B2, ठीक है, एम्पलीफिकेशन, ठीक है। तो इसको इस केस पर, कॉमन इमीटर के केस पर IC डिवाइड बाई IB लिखते हैं, ठीक है, बस ये चीज पता होनी चाहिए थी बस। VCC इक्वल्स टू IC RC, तो आपने सिंपल लगाया था कि अगर इससे करंट जा रहा है IC रेजिस्टेंस पे कितनी, इसके अक्रॉस वोल्टेज कितनी होगी VCC, जितना इस पर करंट किया और जितना इसका रेजिस्टेंस है उसके मल्टीप्लाई करके, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 10, 2 चार्जेस ऑफ -4C कूलम, अच्छा ठीक है, तो 2 चार्जेस है आपके पास, ठीक है, एक क्या है -4 है ना, एक है -4 माइक्रो कूलम,
और दूसरा क्या, +4 माइक्रोकूलम। ठीक है। प्लेट्स प्लेस्ड एट द पॉइंट्स A104, इसकी पोजीशन दे रखी है आपको, पोजीशन वेक्टर 10,4। ठीक है। दूसरे वाले की दे रखी है आपको 2, -1,5, तो इस वाले की दे रखी है आपको 2, -1,5। ठीक है। अच्छा जी, ओरिजिन से है, मान लो ओरिजिन से ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दे रखी है आपको, E की वैल्यू दे रखी है, देखो कितना है 0.20 आई कैप वोल्ट पर सेंटीमीटर। जब उसको मीटर में कन्वर्ट करोगे तो क्या आएगी आपके पास, 20 आई कैप वोल्ट पर मीटर। ठीक है। द मैग्नीट्यूड ऑफ द टॉर्क एक्टिंग ऑन द डाइपोल इज, अब ये जी मीन्स का है 27 जन 2024 से अक्टूबर पूछा गया है। द मैग्नीट्यूड ऑफ द टॉर्क का मैग्नीट्यूड बताना है जो इन डाइपोल पर लग रहा होगा। ठीक है। इज 8√α × 10⁻⁻5, आपको दे रखा है कितना टॉर्क लग रहा है, आपको पूछ रहा है कि अल्फा की वैल्यू क्या होगी, न्यूमेरिकल वैल्यू आंसर टाइप क्वेश्चन है। अच्छा, टॉर्क निकालने के लिए मेरे को डाइपोल मोमेंट पता होना चाहिए। डाइपोल मोमेंट कैसे निकलता है, Q L वेक्टर, D वेक्टर, कुछ भी कहो। ठीक है। Q की वैल्यू क्या है यहाँ पर, Q क्या है, मैग्नीट्यूड चार्ज का, तो ये आया 4। L वेक्टर क्या है, डिस्प्लेसमेंट लेंथ वेक्टर, कितना डिस्प्लेसमेंट है, तो ये R1 या R2 डिवाइड बाय R1 करोगे तो 2 - 1, तो ये आएगा आपका I कैप -J कैप। ठीक है। और 5 प्लस का कितना आएगा, 4। ठीक है। तो प्लस का K कैप, तो यह आएगा आपके पास डाइपोल मोमेंट की वैल्यू 4I कैप -K 4J कैप प्लस का 4K कैप। ठीक है। क्यों मालूम, पता चल गया आपको। ठीक है भैया। अब देखो डाइपोल मोमेंट क्या होता है, टॉर्क कितना लगता है डाइपोल, टायर को लगता है P क्रॉस E। ठीक है। दोनों वेक्टर पर है, दोनों को क्या कर दो, क्रॉस ले लो, क्रॉस ले लो I J और K। ठीक है। अच्छा, P के लिखो 4 -4 4, इसका क्या है 20 0 0। ठीक है। 20 0 0। ठीक है। I पर हाथ रखा तो ये तो 0 हो गया, I का कुछ मिलेगा नहीं। J पर हाथ रखा तो 0 × 0 हो गया, -20 तो कितना हो गया 20, और 4 -80, और माइनस बाहर होता है J के, तो कितना आएगा यहाँ पर टॉर्क 80 J कैप। आगे K पर हाथ रखा तो 0, ये कितना हो गया 0, और 20 J + K कैप। K पर हाथ रखा आपने, प्लस का K 0 हो गया, और ये हो गया -80 प्लस का 80। ठीक है। तो J + K कैप यहाँ पर आ गया आपके पास 80 J + K कैप। ठीक है। या आपके पास कितना, या टॉर्क की वैल्यू आ गई। ठीक है। टॉर्क की वैल्यू निकल के आ गई। ठीक है। अब आप यहाँ पर एक चीज और कर सकते हो, आपको मैग्नीट्यूड देना है, मैग्नीट्यूड से रिलेट करनी है चीजें। ठीक है। और यहाँ पर 10 की पावर कितना था, पीछे मल्टीप्लाई भी तो हो रहा था, वोल्ट पर मीटर था ना यहाँ पर, 10 की पावर 6 से। ठीक है। तो ये 1 का मैग्नीट्यूड करोगे तो कितना आएगा, √2। ठीक है। तो 8√2 इंटू यहाँ 6 होगा। ठीक है। मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर आप मैग्नीट्यूड निकालोगे तो यहाँ पर आएगा आपका 8। ठीक है। और ये 1 2 करोगे तो 8√2 इंटू 10 की पावर -5। ठीक है। ये आएगा आपका टॉर्क निकल के, टॉर्क का मैग्नीट्यूड। टॉर्क का मैग्नीट्यूड होगा वो किसके इक्वल आएगा, 8√2 10 की पावर -5 के इक्वल आएगा। ठीक है। अब देखो 10 के 6 क्यों आएगा, माइक्रो कॉलम है ना, माइक्रो कॉलम, इसको कॉलम में चेंज करना है तो 10 की पावर 6 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है भाई। तो अल्फा की वैल्यू आपके पास यहाँ पर निकल के आई है 2। अल्फा कितनी आ गई मेरे प्यारे बच्चों, अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई 2। ठीक है। तो न्यूमेरिकल वैल्यू आंसर टाइप था, इजी क्वेश्चन था, थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी थी और आंसर
आ जाता। ठीक है, तो आज की वीडियो यहीं पे एंड करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, ठीक है, आपको लगा कि हाँ मेरे को कंसेप्ट रिवीजन हो गया, मेरी रिवीजन हो गई इस वीडियो को देख के, तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। ठीक है, कमेंट्स आप कर सकते हो, रिलेवेंट जो चीज आपको अच्छी लगी हो, सर मेरे को ये चीज परफेक्टली समझ आ गई, थैंक यू, इस तरीके से कमेंट्स आपकी मर्जी है। ठीक है, लेकिन वीडियो को लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी ऐसी चीजें मिल सके। ठीक है, सिंपल कंसेप्ट आप सीख सके जो आपने इस वीडियो को देख के सीखा है। ठीक है, वो भी इस वीडियो को दूसरे देख के सीख सकते हैं। ठीक है, और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट करते हो ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ठीक है, ये सारी चीजें आपको अपनी तरफ से करनी है। मेरा चीज क्या है, मैं अपनी तरफ से कर रहा हूँ, आपको चीजें दे रहा हूँ, एकदम सिंपल चीजें सिखा रहा हूँ। ठीक है, जितना कॉम्प्लेक्स चीज होती है ना फिजिक्स, कॉम्प्लेक्स लोग समझते कॉम्प्लेक्स चीज है, काफी कॉम्प्लेक्स है, उसको बिल्कुल आसान तरीके से, जो भी कॉन्सेप्ट है बिल्कुल आसान तरीके, सारी चीजें आपको समझाऊंगा। ठीक है, आप कमेंट्स में लिखो सर ये चीज काफी डिफिकल्ट है, आप इसको बिल्कुल आसान में हमें समझा दीजिए, मैं टॉपिक पर्टिकुलर उस टॉपिक पर वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, यहाँ मेरे लिए हर स्टूडेंट इंपॉर्टेंट है, चाहे वो छोटा हो, चाहे वो बेसिक कर रहा हो, चाहे वो टॉपर हो, चाहे वो एडवांस लेवल हो, मेरे लिए हर स्टूडेंट, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, किसी को सीडो फोर्स के बारे में नहीं पता, सर इसको एक बार फिर, किसी को फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में नहीं पता, सर इसको एक बार फिर से, अब जितनी बार बोलोगे उतनी बार मैं वीडियोस बनाऊंगा। ठीक है, और काम यहाँ आपका ये है कि, ठीक है, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को रिकमेंड करो अपने दोस्तों को कि इस चैनल पर काफी अच्छी वीडियोस आती है, फिजिक्स से कंटेंट अच्छा आता है। ठीक है, कि आपको समझ में आ जाए कंसेप्ट, इस तरीके से पढ़ाते हैं। ठीक है, एक मुद्दा होता है कि सर हम फिजिक्स आपसे क्यों पढ़े, फिजिक्स के तो बहुत सारे चैनल है। ठीक है, तो बच्चों फिजिक्स से मैं बेसिक से स्टार्ट करता हूँ भाई, और मेरे लिए सारे स्टूडेंट इक्वल है। ठीक है, चाहे आपको कुछ ना आता हो फिजिक्स में, वहीं से स्टार्ट करूंगा, वहीं से आपको पकड़े रखूंगा। ठीक है, और चाहे आप टॉप लेवल तक पहुंच जाओगे, ठीक है, वहीं तक स्टार्ट करूंगा मैं छोटों से। जिन्हें फिजिक्स नहीं आती, जिन्हें फिजिक्स में कमजोर है, कोई बात नहीं भाई, मैं आपसे स्टार्ट करूंगा। ठीक है, तो अगर आपको ऑफलाइन क्लासेस के लिए इनरोल करना है, जो आसपास द्वारका के आसपास रहते हैं, ठीक है, ये ऑफलाइन क्लासेस के लिए इनरोल करना चाहते हैं, ठीक है, डिस्क्रिप्शन पर लिंक प्रोवाइड है वेबसाइट की, आप उसको विजिट कर सकते हैं और अपना रजिस्ट्रेशन वहां करवा सकते हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिस, कीप लर्निंग, थैंक यू।